हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। बात उस समय की है जब हमारा घर बॉर्डर से नजदीक यानी कि बिल्कुल नजदीक था। वो समय था जब हम बॉर्डर के उस पार कुछ देर के लिए जा सकते थे, पर वहां रह नहीं सकते। टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था वो। मेरे घर में मेरा दादा, दादी, माँ, छोटा भाई था। पापा खेतीबाड़ी का काम करते थे। आज जैसी महंगाई का जमाना नहीं था वो। कम खर्चे में भी घर का गुजारा हो जाता। दोनों बॉर्डर के बीच एक नदी पड़ती थी। बहुत बड़ी थी, उसको पार करना आसान नहीं था। इसलिए बॉर्डर उस पार वालों के लिए एक किश्ती रखी गई थी। जब कभी किसी ने इधर आना हो या उधर जाना हो, तो उस किश्ती की मदद के साथ पास लेकर हम उस पार जा सकते थे। दोनों मुल्कों के बंटवारे से पहले कुछ हमारी जमीन और मेरा स्कूल बॉर्डर के उस पार रह गया था, जिसके कारण हमको हर रोज उस किश्ती में सवार होकर जाना पड़ता था। मैं उस समय 11वीं में पढ़ता था। स्कूल से छुट्टी होने के बाद जल्दी से बॉर्डर पार कर अपने मुल्क को वापस आते थे हम। इसलिए उस समय तो स्कूल के पीरियड का समय भी कम करके 20 मिनट का ही कर दिया था। मेरे स्कूल जाने से लेकर घर वापस आने तक मेरे परिवार वाले हमेशा चिंता में रहते कि हमारा बच्चा अभी तक घर वापस नहीं आया। असल में मैं भी जिद्दी था। ये मेरी ही जिद थी कि मैं उस स्कूल में पढूं, क्योंकि 1 साल तो बचा था। पर घर वाले तो घर वाले ही होते हैं, डर में रहते हैं जब तक मैं घर वापस ना आ जाता। स्कूल जाने से पहले नदी पार कर रास्ते में 2 गांव पड़ते थे, जहां अक्सर मेरी नजर अपना घर साफ करते एक लड़की पर पड़ती। मैंने कभी अच्छी तरह से उसकी शक्ल नहीं देखी, पर मैं चाहता था उसे देखना, कि मैं एक बार उसका दीदार करूं। पर उस वक्त के बने हालातों ने सबको चौकन्ना करके रखा था। मैं एक हिंदू परिवार से था, और उस मोहल्ले से गुजरते हुए भी सभी की नजरें हम पर ही टिकी रहती। अगर गलती से भी कोई गलती की तो जान भी जा सकती थी। इसलिए जब वो लड़की की नजर मेरे तक पड़ती या मैं उसे देखता, मैं तब तक कोई रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने आज तक उसके हाथों और आंखों के अलावा उसकी कभी शक्ल नहीं देखी। दुपट्टे से मुंह बांधकर हमेशा वो मुझे दिखाई देती, और जब मैं वहां से गुजरता तो वो भी भागकर अपने घर के अंदरली खिड़की के पास जाकर मुझे देखती, चुपके से। ऐसे लग रहा था कि वो भी मेरा इंतजार कर रही है। यह हर रोज की रूटीन बनती गई। इसी तरह वो अपने घर के अंदर जाती और मुझे देखती चोरी से। पर हमने कभी नजरें नहीं मिलाई। पर मैं उस समय कुछ कर नहीं सकता था। अगर गलती हुई तो सर से गर्दन अलग हो जाती। पर मुझे मौका चाहिए था। मैंने सुना था कि उस पार वाली औरतें कभी कभी डॉक्टर को दिखाने के लिए या फिर किसी ज़रूरी काम के लिए नदी पार कर हमारे इस तरफ आती हैं। एक दिन इसी तरह जब स्कूल की छुट्टी के बाद वापस किश्ती में बैठा, तो मुझे वही लड़की दिखाई दी जिससे मैं बात करना चाहता था। पर उसके साथ उसकी आंटी भी थी, इसलिए चुप रहने में ही मैंने भलाई समझी। पर उस दिन उसने मौका देख एक पर्ची मेरे पैर की तरफ फेंक दी, जिसमें लिखा था कि हम कल शाम नदी के किनारे पर मिलेंगे 5 बजे। मैं अगले दिन बिना समय गवाए शाम के 4 बजे ही किनारे पर उसका इंतजार करने के लिए बैठ जाता हूँ। शाम का आधा घंटा लेट वो नदी के किनारे पहुंची। सादगी भरा मासूम चेहरा, बिल्कुल गुमसुम सी। अगर उस दिन वो मुझे ना बुलाती तो शायद हमारी कहानी बीच में ही रुक जाती। वो नदी के उस किनारे पर बैठी थी और मैं नदी के इस किनारे। फासला ज्यादा था, पर दूरियां ऐसे लग रही थी कि जैसे हो ही नहीं। मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा था। ज्यादा देर तक वो वहां पर बैठी नहीं, उस पार 10 मिनट के लिए रुकी और फिर चली गई। मैं इस किनारे बैठा बस उसको देखता ही रह गया। ना वो कुछ बोल पाई और ना ही मैंने कुछ कहा। अगले दिन जब मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ तो मेरे जहन में फिर उसका ख्याल। पर उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। ना ही वो मेरे धर्म की थी और ना ही उसका मजहब हमारी जात वालों को कबूल सकता था। पर मुझे इस सब की परवाह नहीं थी। बस राह चलते ही हमारे नजरें मिलती। मुझे तो ऐसे लगता था कि हर सुबह मैं उसके लिए ही नदी पार करके जाना शुरू हो गया।
उसके साथ बात करने का बड़ा रिस्क था, पर कोशिश भी नहीं कर सकता था जब तक वो न चाहे। हमने जब भी एक दूसरे को देखा, बस उसके किनारे से और मैं इस किनारे पर। अब तो मैं अगली क्लास में भी हो चुका था। मेरी मोहब्बत उसके लिए पाक थी, दिल में कोई शैतानी नहीं। एक दिन वो मेरे स्कूल में दिखाई देती है। वो अपने छोटे भाई का खाना देने के लिए आई थी। मुझे पता चला कि उसका छोटा भाई मेरे ही स्कूल में 5वीं में पढ़ता है। मैं एक दिन जब वो अपने भाई को रोटी देने के लिए आई, तो मैं बहाने से उसके भाई के बैग में एक चिट्ठी रख देता हूँ, जिसको वो लेकर वहाँ से चली गई। बस उस समय मुझे यही सही लगा, नहीं तो शायद उसकी और मेरी कभी बात ही ना हो पाती। चिट्ठी के जरिए ही हमारा प्यार आगे बढ़ता गया। पता चला कि उसके माता पिता नहीं हैं और वो और उसका भाई चाचा चाची के पास रहते हैं। उसका चाचा उसका रिश्ता किसी अच्छे घर में करने की फिराक में था, ताकि उसकी गरीबी भी कट जाए। पर मुझे सबरीना किसी भी हाल में चाहिए थी। मैं अपने प्यार को ख़त्म नहीं होने देना चाहता था। कैसे एक मिनट में मेरी चाहत उसके लिए ख़त्म हो जाती। वो सिर्फ मेरी थी, रिस्क लेना ज़रूरी हो चुका था। एक दूसरे को ना मिलने के बावजूद भी हम एक दूसरे का दर्द आंखों में ही पढ़ लेते। पर दोनों देशों की सरहदों के आगे मेरे सारे हथियार फीके पड़ चुके थे। या तो मैं उसको भूल जाऊं या वो मुझे छोड़कर दूर कहीं चली जाए। पर इस तरह करने के लिए हिम्मत चाहिए थी, इसीलिए कुछ महीने और भी निकल गए। अब तो मेरी 12वीं की पढ़ाई भी खत्म होने वाली थी। फिर उस पार जाने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मुझे उस पार जाने के लिए जो पास मिलता था वो सिर्फ स्कूल के लिए ही था। मेरे लिए वो मुश्किल की घड़ी थी। इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन मैं सबरीना को घर वालों से चोरी शाम को नदी के किनारे इंतज़ार करने के लिए बुलाता हूँ। मैं उस दिन स्कूल तो गया, पर स्कूल से वापस इस पार नहीं आया। वहीं छिपकर बैठ गया और सबरीना का इंतज़ार करने लगा। आज दिल में पक्का इरादा किया कि सबरीना से बात ज़रूर करूँगा, कि अगर हम एक होना चाहते हैं तो उसको रिस्क लेना ही पड़ेगा। उस दिन मैंने अपने प्यार को इतनी नज़दीक से महसूस किया था। उसकी चुप आवाज़ की धड़कन ये बता रही थी कि वो मुझसे दूर नहीं रहना चाहती थी। मैं बस उसको अंत तक मेरे आने का इंतज़ार करने के लिए कहता हूँ। बस ये बात सुन वो वहाँ से चली जाती है। वापसी की आखिरी किश्ती में सवार होकर मैं अपने घर को वापस आ जाता हूँ। उस दिन मेरे घर वाले भी चिंता में थे कि पता नहीं कहाँ रह गया हूँ मैं। मुझे शांत बैठा देख मेरे दादाजी ने दिल की बात जानने की कोशिश की। मैंने बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दादा का कहना था कि जल्दबाजी में गलत कदम नहीं उठाना, समझदारी कर। अगर तेरा प्यार पाक है तो ज़रूर भगवान भी कोशिश करेगा तुम दोनों को एक करने के लिए। अगले दिन स्कूल जा उसके भाई के बैग से मिली चिट्ठी से पता चलता है कि उसका रिश्ता उसके चाचे ने पक्का कर दिया है और अगले 1 महीने में वो यहाँ से चले जाएगी। पर मुझे अपने भगवान पर यकीन था। उस रात दिल में बवंडर मच रहे थे, कुछ भी नहीं कर सकता था। नदी के पास ज़्यादा पुलिस नहीं रहती, क्योंकि उस नदी पे तूफान आने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी जा चुकी थी। अब तो किश्ती में सवार होकर उस पार जाना भी कुछ दिन के लिए बंद हो गया था। समझ नहीं आ रही थी कि सबरीना तक मैं पहुंचूं कैसे। समय भी बहुत कम था, दूसरा मौसम का कहर। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है। हमारा गांव नदी से बहुत ऊंचाई पर था, पर सबरीना का गांव नदी के बिल्कुल बराबर। भारी बारिश होने के कारण नहर का बंध टूट गया और नदी के उस पार के कितने गांव उस बाढ़ में डूब गए। कई गांवों के गांव तबाह हो गए। कोई उस तरफ नहीं जा रहा था। खबरों में सुना था कि उस गांव का एक भी आदमी नहीं बचा इस कुदरती कहर में। यह सुनकर रहा नहीं गया। मैं नदी को तैरकर पार कर सबरीना की तलाश में निकल जाता हूँ। सब कुछ डूबा हुआ था, लाशें तैर रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस पानी के साथ भरे इलाके में सबरीना को ढूंढ पाना मुश्किल था। अचानक मेरी नज़र सबरीना के दुपट्टे पर जा पड़ती। वो किसी घर की छत के ऊपर से लटक रहा था। मुझे यकीन था कि शायद ये सबरीना हो। बड़ी मुश्किल के साथ मैं उस घर की छत पर पहुंचा। खामोश सबरीना जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे देख उसकी जान में जान आई। उसने मुझे मेरे शब्द याद करवाए कि तुमने कहा था कि अंत तक मेरा इंतज़ार करना। और उस दिन लगा कि हमारा प्यार मुकम्मल होने का समा अब आ चुका है। उस वक्त खबरों के मुताबिक सबको था कि उस गांव का कोई भी आदमी नहीं बचा। लाशों की गिनती भी कौन उस समय करता था। सबरीना ने उस बाढ़ में अपनों को गंवा दिया था। मैं अपने भरोसे उसको अपने साथ आने के लिए कहता हूँ। नदी पार कर हम इधर आ गए। आगे मेरी मदद मेरे दादाजी करते हैं।
उस दिन के बाद मैं और सबरीना एक हो गए। किस्से को बीते पूरे 50 साल हो चुके हैं। अब हमारी यह कहानी हमारे बच्चे भी सुनते हैं। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव 23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।